So as we discussed in last class, एक बात ध्यान रखना है अभी हमको कि प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी बैकग्राउंड की ठीक ठीक नॉलेज हमको होना चाहिए, जो भी प्रैक्टिकल हम करें। और क्योंकि केमिकल रिएक्शन पढ़े हुए थोड़ा सा अरसा हो गया, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो हम पहले इसका रिवीजन कर लें तो बेहतर होगा। हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट जो हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन पूरा चैप्टर ही एक बार रिवाइज कर देंगे और आज ही करेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दो, एक बार देख लो कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि हमें पता नहीं है, या ऐसा तो नहीं है हम भूल गए हैं, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसे लेके कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है। ये सब हमको क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मैं इसको थोड़ा आपके लिए जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपने। देखो, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। हमने कहा था केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज ड्यूरिंग विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद इंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन था। इसको फिजिकल चेंज से हम 9th क्लास में कंपेयर करके आए हैं। हम कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें नए सब्सटेंस बनना ज़रूरी है। अगर नए सब्सटेंस नहीं बने तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, जबकि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कोई नए सब्सटेंस बनते ही नहीं हैं। प्रैक्टिकली एक बात हम बोल सकते हैं कि नए कंपाउंड्स और नए एलिमेंट्स बनते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जबकि एज अ रिजल्ट ऑफ अ फिजिकल चेंज केवल मिक्सचर्स बनते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट बन ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से फिजिकल चेंज जो होता है उसमें एनर्जी भी बहुत कम लगती है। केमिकल चेंज में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी फॉर्म में लग जाती है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी बहुत है। या तो एनर्जी का एवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा या उसमें एनर्जी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, यानी एनर्जी चेंज ज़्यादा होता है केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल चेंज में केमिकल चेंज इन एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सब्सटेंसेस होता है। इस वजह से जो सब्सटेंसेस बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ कर चुके होते हैं। यानी कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड में जो जिन सब्सटेंसेस से, जिन एलिमेंट से बन के कंपाउंड मिल के कंपाउंड बना है, वो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कंपाउंड में अब वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। 9th क्लास में इस बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं, है ना, जब हमने मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड बात की थी तो ये बात भी कर ली थी। तो केमिकल चेंज जो है उसमें उस केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज एक ही बात है, और हमने कहा कि केमिकल चेंज जो है उस केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनना ज़रूरी है। फिर हम कहते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे, है ना, 4 आपकी बुक में, एक मैंने ऐड कर दिया था। क्या? चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, evolution of गैस, है ना। इसमें एक हमने ऐड कर दिया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा आपको, चाहे एक ही कैरेक्टरिस्टिक क्यों ना दिखे। एक ही रिएक्शन में ये सारे दिखेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है, और एक ही
मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें इनमें से कुछ भी ना दिखे, ये भी नहीं होगा। किसी रिएक्शन में इनमें से 2-3 एक साथ दिख सकते हैं कि किसी में हो सकता है कोई एक ही दिखे, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर दिखता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनमें से कुछ होता हुआ दिखे तो ये कंफर्म नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन ही है। हाँ, वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है। जैसे चेंज इन स्टेट आप देखते हो तो वो तो तब भी होता है जब वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है। अब वाटर को ठंडा करते हो, आइस यानी लिक्विड टू सॉलिड, स्टेट चेंज हो गई। वाटर को आप बॉईल करते हो तो वेपर, वो भी स्टेट चेंज हो गई। तो चेंज इन स्टेट का मतलब ये नहीं केमिकल रिएक्शन है। क्यों नहीं है केमिकल रिएक्शन वाटर का वेपर बनना? क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना। पहली शर्त किसी केमिकल रिएक्शन की है वही जो उसकी डेफिनेशन में आई थी, क्या? कि अ न्यू सब्सटेंस हैज़ टू बी फॉर्म्ड। अगर नया सब्सटेंस नहीं बनता तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, चाहे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं उसमें। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सनलाइट गिरती है आपके ऊपर, आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगता है। हाँ, किसी सरफेस पे, आपकी छत पे धूप पड़ रही है, गर्म हो गई, वो चेंज इन टेम्परेचर ही तो है। बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना। चेंज इन कलर, कई तरह से चेंज कलर हो सकता है। हाँ, हम एग्जांपल देते थे कि होली पे हम एक दूसरे को कलर लगा देते हैं, वो भी चेंज इन कलर है। आप पेंट ब्रश यूज़ करते हो, कलर चेंज कर देते हो किसी भी चीज़ का, इसका ये थोड़ी मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना। इसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या होता है उसका भी डेफिनेशन लिखा हमने। प्रेसिपिटेट is an insoluble substance formed as a result of a chemical reaction. Insoluble substance formed during a chemical reaction. कई सारे एग्जाम्पल देखे थे हमने। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट इंस्टेंटेनियसली बन गया अलॉन्ग विद पोटेशियम नाइट्रेट। पॉपुलर रिएक्शन है ना। लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन देखा वो भी, और 9th क्लास से ही आप देखते आ रहे हो। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया, इंस्टेंटेनियसली व्हाट यू गॉट, वाइट कलर्ड बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। क्या है वो? प्रेसिपिटेट, जो वाइट कलर की चीज़ बन गई। हाँ, कई बार लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ों में, प्रेसिपिटेट वर्सेस रेजिड्यू। रेजिड्यू इज नॉट अ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज रेजिड्यू? प्रेसिपिटेट तो हमने बोला कि अच्छा इंसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे इकट्ठा हो जाता है। रेजिड्यू भी क्योंकि बचा हुआ रह जाता है इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट बोल देते हैं कोई उसको, लेकिन रेजिड्यू मतलब बचा खुचा, एनीथिंग विच इज लेफ्ट आउट। इसका मतलब तो वही है। तो लेफ्ट आउट मतलब क्या, कहाँ बचा हुआ। रिएक्शन के बाद अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, और फिर कोई सॉलिड बचता है, हम उसको रेजिड्यू बोलते हैं। जैसे आपको याद दिलाऊं, मैं मैग्नीशियम रिबन हमने जलाया था और वॉच ग्लास पे जो वाइट कलर के एशेस इकट्ठे हो गए थे, हम उनको कहते हैं रेजिड्यू। हाँ, या फेरस सल्फेट FeSO4 को आप हीट देते हो तो SO2 और SO3 गैसेस निकल जाती हैं, और Fe2O3 जो बचता है रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस, उसको कहते हैं हम रेजिड्यू। हाँ, या लेड नाइट्रेट को आप डायरेक्ट हीट करते हो, वाइट कलर का पाउडर है, उसमें से रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस साथ में ऑक्सीजन भी निकल जाती है, NO2 भी निकलता है, O2 भी निकलता है, और पीछे बच जाता है येलो कलर का रेजिड्यू, लेड ऑक्साइड। तो ये रेजिड्यू और प्रेसिपिटेट में फ़र्क पता होना ज़रूरी है। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन, रेजिड्यू और प्रेसिपिटेट में डिफरेंस, छोटी छोटी बातें। व्हाट इज अ
केमिकल इक्वेशन। मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ ये सारी बातें आपको, फिर आपकी बुक दिखा दूंगा। पहले बुक देखना थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना, अपन अपने तरीके से बात कर लेते हैं, फिर बुक देखेंगे तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इनफैक्ट ये सब बातें बुक में कई बार शॉर्टकट में होता है, तो ठीक से लिखी हुई भी नहीं होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करोगे? हम कहते हैं कि दिस इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स किया जाता है, इसलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical change और a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, और इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबॉलिक इक्वेशन। अब ये सिंबॉलिक इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है तो ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो हम उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। आपको जनरली स्केलेटल इक्वेशन दिया जाता है और लिखा जाता है कि आप इसे बैलेंस कर दें। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हाउ कैन वी मेक इट मोर यूजफुल? पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखें। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? किसी केमिकल इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या है? उसके केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड पर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, and when they react chemically, they form new substances called products, and they are separated with the help of an arrowhead which tells us the direction of the chemical reaction। डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो बन नहीं सकता। सो वी कैन नॉट यूज एन इक्वल टू साइन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एरो हेड लगाना पड़ेगा विच टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर हमने लिखा A + B गिव C and D, तो ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये दो प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा we can make the equation, which is the symbolic representation of a chemical reaction, more useful by adding some additional symbols. We can use the symbols of state, solid, liquid, gas, जैसे कि A अगर सॉलिड है तो हमने यहाँ पे सॉलिड लिख दिया, B अगर लिक्विड है हमने लिक्विड लिख दिया। अगर ये कोई सॉल्यूशन है तो एक और यूज़ किया जाता है AQ, वाटर के साथ में सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद सिंबल्स ऑफ एनी एक्शन happening inside the reaction, like समझो ऐसा दिखाया, this shows evolution of gas,
अगर गैस इवॉल्व होगी तो हम एक एरो लगा देंगे ऊपर की तरफ, एक वर्टिकल एरो इवोल्यूशन ऑफ गैस शो करता है, या इन्वर्टेड एरो, हाँ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके अलावा एनर्जी सिंबल्स होते हैं। एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर के भी सिंबल होते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल शोज दैट द हीट इज गिवन टू द रिएक्शन, आप उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ऐसा हीट के लिए इस तरह का ट्रायंगल बना दिया जाता है। सो यू मेक योर इक्वेशन एज यूज़र फ्रेंडली एज यू वांट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ एक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन is another gas and water is liquid. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Carbon is a solid, oxygen is a gas, carbon dioxide is also gas. Lead nitrate PbNO3 whole twice upon heating is decomposed into lead oxide plus NO2 reddish brown colored gas plus O2। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ये रेजिड्यू है सॉलिड, ये सॉलिड ही था। इसके अलावा यू कैन राइट डाउन एनी अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज reddish brown colored gas। ये स्केलेटल इक्वेशन है, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया हुआ, बिना बैलेंस किया हुआ इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। सभी इनफैक्ट हमने किसी को बैलेंस नहीं किया, ये बाय चांस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अदरवाइज स्केलेटल इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं आपके सामने। बेरियम क्लोराइड reacts with sodium sulfate। फॉर्मूला कैसे बनता है, 9th क्लास का नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे, कलरलेस थे, एक्वस एंड एक्वस। यू कैन राइट कलरलेस इसके नीचे, you are just making it more useful। बेरियम क्लोराइड वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, वाइट PBT। प्रेसिपिटेट के लिए इन्वर्टेड एरो यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लिख दोगे एक्वस। एवरीथिंग इज क्लियर। सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन वैसे तो आपको it tells you everything about the chemical reaction happened there, but there is a limitation of a chemical equation। in fact there are two limitations। वीडियो पॉज करो, सोचो, आंसर बता सकते हो तो लिख लो, देखें आपको याद है कि नहीं। लिमिटेशंस, एक तो ये कि it does not give any information related to viability of the equation of the reaction। रिएक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये उसे देखकर पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल
हम एक गलत इक्वेशन लिख दें, जैसे कि जो होती ही नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि कॉपर इज़ अ लेस रिएक्टिव मेटल एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। और मैं रिएक्शन दिखा दूं, कॉपर रिएक्ट्स विद ZnSO4 एंड फॉर्म्स कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब तो आप मेटल नॉन मेटल भी पढ़ चुके हो, आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो आप इसे देखते ही मेरे को डांट दोगे कि अरे सर ये क्या कर रहे हो, ये थोड़ी हो पाएगा। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक एंड फॉर्म कॉपर सल्फेट लाइक दिस, तो दिस इज नॉट वायबल। बट इक्वेशन तो बना दी ना मैंने। 9th क्लास से जब आप ताज़े आए थे उस समय मैं आपको ये इक्वेशन बताता तो आप मान जाते ना कि सर हैं ये तो पढ़े लिखे आदमी है, ठीक ही कह रहे होंगे, है ना। आपके पास कोई बेस थोड़ी था इसको रिजेक्ट करने का। वो तो कोई और बताता कि तुम्हारे को तो फालतू में तुम आप पढ़ते हो और इस तरह ट्यूटोरियल्स में बेवकूफ़ बनाते हैं तो रिएक्शन ही नहीं होती कभी। कोई और बताता आपको तो पता चलता, अदरवाइज़ तो आप मान लेते ना कि अच्छे आदमी हैं, शरीफ दिख रहे हैं, है ना, ठीक ही बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे बेचारे। तो इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वायबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। वायबिलिटी पता ही नहीं चलती, होगी भी कि नहीं होगी पता नहीं चलता। तो अगर इसमें अपन कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दें तो कोई तरीका नहीं है उसे पता करने का। और दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंटली, इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग about the rate of reaction. rate मतलब speed, हाँ, of the reaction. रिएक्शन कितनी तेज़ी से हुई है ऐसा कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि हम कहते हैं सोडियम को पानी में डाला, अब जिन्होंने देखा है सोडियम को पानी में डालना वो जानते हैं कि क्या होता है, फटाक, हाँ, ये हमने देखा है तो हमको पता है। बाकी क्या है, सोडियम को पानी में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, रटा रटा बोल देते हैं लोग बाग। अब सोडियम के अलावा किसी और को पानी में डालें, कैल्शियम को पानी में डालें तो कैल्शियम के टुकड़े ऊपर आके फ्लोट करके नीचे गिर जाते हैं। ये सब इक्वेशन में कैसे बताएंगे हम। एसिड बेसिस में भी एक ताज़ा एग्जाम्पल है, थोड़े दिन पहले हम देख भी रहे थे एसिड बेसिस, हाँ, और हमने इनफैक्ट ये वाला डिस्कस भी किया था रिएक्शन कि जिंक का एक ही मेटल है, जिंक दोनों जगह पे काम आता है, इसलिए जिंक का एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विगरसली टू फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। हालांकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पॉप साउंड से अपने आप नहीं जलता है, लेकिन रिएक्शन विग्रस है, फास्ट रिएक्शन, तेजी से बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन के, हाँ, बहुत तेजी से बबल्स निकलते हैं। तो हम कहते हैं कि बड़ी क्विक रिएक्शन होती है। जिंक की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं NaOH से, तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सिमिलर दिख रहे हैं कि नहीं, जिंक जिंक है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और ये कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा ही होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ आपको हीट करना कंपलसरी है, यहाँ बिना हीट भी काम हो जाएगा। अदरवाइज दिस इज अ वेरी डल एंड वेरी स्लो रिएक्शन। आधे घंटे में एक बबल निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन गर्म करके तो हाइड्रोजन गैस निकलती है विच बर्न्स विद द पॉप साउंड, अगर आप एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे तो यहाँ तक कि ये रिएक्शन है, ये भी नहीं बता रहा कि हाइड्रोजन जो है उसका क्या होगा, वो जल जाएगा पॉप साउंड के साथ कि नहीं जल जाएगा। जैसे मैं सोडियम के साथ में H2SO4, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्विक रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट बन रहा है Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इट कैन बर्न विद अ पॉप साउंड क्योंकि द रिएक्शन इज गोइंग टू बी क्वाइट एक्सोथर्मिक। वाटर के साथ जब जलता है हाइड्रोजन तो इसके साथ भी हाइड्रोजन के जल जाने के चांसेस हैं। लेकिन ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक जैसी दिख रही है कि नहीं? इक्वेशन से हमको
किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होते समय क्या क्या हो रहा होता है, हमें कुछ प्रिकॉशन तो नहीं लेना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन इक्वेशन से पता नहीं चलती। आपको कुछ ना कुछ थ्योरी का यूज़ करना ही पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज़ बचती है इक्वेशन से रिलेटेड, दैट इज बैलेंसिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंसिंग करते ही क्यों है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब तो ये है कि जितने भी सब्सटेंसेस यूज हुए हैं उस केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे सब्सटेंसेस से मतलब है एलिमेंट्स, हाँ कंपाउंड्स नहीं, एलिमेंट्स जो कि अलग अलग कंपाउंड्स में यूज हुए। जैसे कि हमने कहा ना कि ये तो केमिकल रिएक्शन जो है वो तो एक तरह से रीएडजस्टमेंट ऑफ द सेम एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स होता है। देखो जैसे हमने अभी एक इक्वेशन लिया था, एक और दूसरा लेते हैं कि लेड नाइट्रेट है PbNO3, इसमें लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, PbNO3 होल्ड वाइज रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड से। तो 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयोडीन, और फिर इनका रिएक्शन हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, तो लेड आयोडाइड PbI2 बन गया येलो कलर का, और KNO3। तो क्योंकि अदला बदली हुई है सब्सटेंसेस की, इधर उधर चले गए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पहले लेड नाइट्रेट का पार्ट थे, अब पोटेशियम नाइट्रेट का पार्ट है। लेड और आयोडीन पहले लेड पोटेशियम लेड नाइट्रेट में था, अब वो लेड आयोडाइड बन गया है। पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन जो था वो पोटेशियम के साथ में था, अभी वो लेड के साथ है। तो कहने का मतलब कि बैलेंसिंग का मतलब ये कि जो एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में थे वही प्रोडक्ट्स में होंगे, कोई बाहर से नया तो बनेगा नहीं। ये तो डाल्टन ने कह दिया था पहले ही एटॉमिक थ्योरी में कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कभी भी कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बन सकते, नए एलिमेंट्स नहीं बन सकते, पुरानों का ही रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, वही आपस में अलग तरीके से कंबाइन होकर के और प्रोडक्ट्स बना दे रहे हैं। तो लेवोजिए ने ये बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं। एंड टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू even out, we need to make equal all the atoms। अगर यहाँ पे जितना लेड है, जितने एटम्स ऑफ लेड एलिमेंट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। एंड द सेम गोज फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम एंड आयोडीन। इनको बराबर बराबर करने के लिए हमें बैलेंसिंग करना पड़ती है। तो इसकी बैलेंसिंग करनी होगी तो हम क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयोडीन, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, आयोडीन, दोनों साइड में इन्हें रख के और इनके नंबर्स बिफोर बैलेंसिंग लिख देते हैं। लेड 1, नाइट्रोजन ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है इसलिए 2, ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, अंदर 3 है, 3 × 2 6, पोटेशियम 1, आयोडीन 1, इधर लेड 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, पोटेशियम 1, आयोडीन 2। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग बैलेंसिंग देम हम देखते हैं कि जो लेड है उसका नंबर बराबर है, पोटेशियम का भी नंबर बराबर है, बाकियों को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन को करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को करना पड़ेगा, आयोडीन को करना पड़ेगा। ये वैसे तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें कि जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हों। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा दिख रहे हैं तो वहाँ से शुरू किया जाए तो ठीक रहता है जनरली। तो ये 6 है,
उधर भी 6 करना है तो KNO3 के सामने हम 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 6 हो जाता है। हाँ, ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गए हैं। लेकिन यहाँ 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया है। हाँ, पोटेशियम यहाँ पे सॉरी मैंने नाइट्रोजन किया, नाइट्रोजन 2 हो गया और पोटेशियम भी 2 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। पोटेशियम यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है। पोटेशियम पहले तो बराबर था लेकिन अब इस यहाँ 2 लगाने से ये बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ गया तो बिगड़ गया, 2 लगाना ज़रूरी था क्योंकि आपको ऑक्सीजन 6 बराबर करने का और कोई तरीका है भी नहीं इधर। तो सजेशन ये है कि कोई बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दो, उसे उस समय सुधारने की कोशिश मत करो, या वो बिगड़ जाएगा इस वजह से कोई भी स्टेप लेने से डरो मत। बाकी तो जो जैसा है वैसा का वैसा, लेड 1 का 1 है, आयोडीन 2 का 2 है। तो अब 3 चीज़ें बैलेंस हो गई, 2 बची हैं, पोटेशियम और आयोडीन 1 1, पोटेशियम और आयोडीन 2 2। पोटेशियम और आयोडीन यहाँ पे साथ साथ रखे हुए हैं, यदि इसके आगे 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 1 2 और 6 एज इट इज़ रहेंगे। तो ये 2 और ये 2 बराबर, ये 2 और ये 2 भी बराबर। दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच इज़ गिविंग अस मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शन। पहले ये कह रहा था लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब हमको इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ लेड नाइट्रेट reacts with 2 molecules of potassium iodide to give 1 molecule of lead iodide and 2 molecules of potassium nitrate। बैलेंस करने से हमारे स्टेटमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बैलेंसिंग भी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम बात करते हैं टाइप्स of chemical reaction। प्राइमरीली हमने 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिए, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो हो सकता है आज की क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, कल की क्लास में कर लेंगे जो बचेगा। लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रिवाइज करना ज़रूरी है। हमने कहा फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो रेडॉक्स के अलावा 4 केमिकल रिएक्शन वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन 2 और मोर reactants combine to form a single product। छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस। एक्वस बाद में कर लेंगे, अभी तो ये ड्राई है। हाँ, अभी एक्वस नहीं है, जब पानी डालेंगे इसमें एक्सेस तो ये एक्वस भी हो जाएगा। इस रिएक्शन से ये बनता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, दिस वाज क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर becomes lime water। calcium hydroxide aqueous is known as lime water। This lime water is reacted upon with carbon dioxide। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेंगे तो मिल्की वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा। मिल्की
वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। This milky white color will disappear when excessive carbon dioxide will be supplied to the same container। वो पूरा उठा के यहाँ रख दो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डालो, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कलरलेस CaHCO3 होल ट्वाइस बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज कलरलेस। ये आपको याद होना चाहिए, इसकी ऑब्जर्वेशन भी याद होना चाहिए। हिसिंग साउंड, याद आ गया? हिसिंग साउंड वीडियो बना के देखा था अपन ने इसको, हाँ, इस पे हमने एक्चुअली कैसा होता है वो देखा था। जिसको याद नहीं वो केमिकल रिएक्शन चेक कर लो, शुरू के मेरे ख्याल 3rd और 4th डे को ही होगा ये, 4th डे को होगा या 5th डे को होगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हिसिंग साउंड, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 कंटेनर बिकम्स हॉट। दिस ऑल कैन बी आस्क्ड इन MCQs ऑल्सो। हाँ, ये नहीं सोचना कि हम ये डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में हो जाए, शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं होता है, नॉलेज होना चाहिए MCQ के लिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा जो कि थ्योरी के एग्ज़ाम में लगती है। थ्योरी में तो क्या होता है कि क्वेश्चंस ही बता देते हैं कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा, आप तैयारी कर लेते हो उसकी, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पे तो कोई भी चीज़ का MCQ 2 मिनट में बना करके मैं दे सकता हूँ आपको, आपकी नॉलेज चेक करना जब मेरे को लगेगा कि चेक करना है तो MCQ बना दिया, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो नॉलेज अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए। ये कोई मत सोचना कि MCQ है तो शॉर्टकट है, आपके लिए नहीं शॉर्टकट, उनके लिए वो चेक आसानी से कर सकते हैं, रिजल्ट जल्दी निकालेंगे। आपको तो पढ़ना उतना ही पड़ेगा, ध्यान रखो। बस केवल एक जगह बच गए आप, साइंस में डायग्राम वगैरह नहीं बनेगा, डायग्राम भी नॉलेज होना चाहिए। डायग्राम की लेबलिंग पूछ लेंगे आपसे, डायग्राम दे करके लेबलिंग पूछ लेंगे, ABCD बताओ ए कौन सा, ठीक। तो आप कोई अपने दिमाग में ये बात ना लाए कि पैटर्न MCQ का हो गया तो हमें कम पढ़ना है, आसान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर पूरा 0 होता है हमारा, तो हमारे फुल मार्क्स लाने के प्रॉस्पेक्ट्स भी कम हो जाते हैं अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो। पढ़ाई उतनी ही करनी है, उससे भी ज़्यादा करनी है, वर्ड बाय वर्ड NCERT पढ़नी है, हम पहले से बोल रहे हैं। तो एक रिएक्शन ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखो, क्वेश्चन 2 तरह का बना रहे हैं। एक तो ये कि व्हाट विल हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड टू इट एंड व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड एक्सेसिवली टू इट, तो वो तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई वाइट वॉश की। वाइट वॉश में आप लाइम वाटर को दीवार पे पोतते हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, दिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विल स्लोली रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड within 2-3 days we see मिल्की वाइट कलर्ड कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। वॉल्स जो है वो ज़्यादा चमकने लगती है। यहाँ पे एक्सेसिव वाली कोई बात नहीं है, केवल ये वाला रिएक्शन कि जब हम वाइट वॉश करते हैं तो 2-3 डेज क्यों लग जाता है ब्राइट होने के लिए। हाँ, व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट विच इज मिल्की वाइट इन कलर। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये याद दिला रहा हूँ। मैग्नीशियम रिबन का कंबशन Mg+O2 दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन गिव्स MgO। 9th क्लास से जानते हो ये वाला रिएक्शन तो आप। हाँ, क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज अ सॉलिड रिबन, मेटल है, और उसके ऊपर जमा हुआ है ऑक्साइड का लेयर, जिसको विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर क्लीन नहीं करोगे तो इट विल नॉट बर्न। हाँ, it will not react because the magnesium metal will not get exposed to oxygen of atmosphere। तो ऑक्सीजन का है एटमॉस्फेयर में है, मैग्नीशियम को आपने टोंग से पकड़ा और उसको फ्लेम पे रखा। क्लीन करने के बाद यू नीड टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर, तो ये सिल्वरी वाइट कलर का चमकने लग जाएगा और फिर रिएक्शन होती है। तो डेजलिंग वाइट फ्लेम इज द ऑब्जर्वेशन नंबर 1। हाँ, आई एम श्योर सबको याद है जो लोग उस समय पढ़ रहे थे। डेजलिंग वाइट फ्लेम नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्या बनता है, वाइट
रेजिड्यू और वाइट एशेस, है कि नहीं? ये वाइट एशेस इज फॉर्मेशन ऑफ वाइट एशेस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन से याद रखो, ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ये। अब नंबर 2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब breakdown of a substance. Breakdown of a substance with the help of any form of energy, maybe it is heat or light or electricity, into two or more than two products, two or more than two substances. एक substance को break down करके दो या दो से ज़्यादा substance बनाना, that is decomposition reaction. हीट किसी भी फॉर्म में हो, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में है तो हम कहते हैं कि द डीकम्पोजिशन इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन के 2 एग्जाम्पल दिए थे, 3 एग्जाम्पल दिए थे, बल्कि दिए तो 4 थे लेकिन 3 काम के हैं आपके। केमिकल वॉल्केनो याद नहीं दिला रहा मैं यहाँ पे, छोड़ दो उसको। थर्मल डीकम्पोजिशन, पहला लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्टवाइज, कैसा है? सॉलिड है, वाइट कलर का पाउडर है, हीट दे रहे हो इसको, 3 टुकड़े हो जाएंगे। लेड ऑक्साइड, येलो रेजिड्यू मतलब सॉलिड, प्लस NO2 रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस, हाँ रेडिश ब्राउन गैस, प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली बात क्रैकलिंग साउंड, चटर पटर की आवाज़ आती है, सब बता चुका हूँ मैं आपको, याद दिला रहा हूँ अभी, है ना। ये हमारी 6 दिन की या 5 दिन की स्टडी होगी जो हमने अभी 45 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश की है। मैं सोच रहा था पूरा कर दूंगा लेकिन मुझे लालच आ गया कि बाकी सारी बातें डिटेल में बता दूं। तो क्रैकलिंग साउंड, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, इवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ येलो रेजिड्यू, येलो कलर का लेड ऑक्साइड बचता है पीछे। एंड ऑब्जर्वेशन नंबर 4, है ना, कितना ऑब्जर्वेशन, 4th भी है क्या? बर्निंग कैंडल और स्प्लिंटर ब्राइटन्स अप when taken near the mouth of the test tube। टेस्ट ट्यूब के माउथ पर बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो ज़्यादा ब्राइटनेस से जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। हाँ, बैलेंस भी कर दे, इसको बैलेंस किया था क्या? अभी इसको बैलेंस नहीं किया था, आप कर देते हैं। हाँ, बैलेंस कर दो। लेड बराबर बराबर दिख रहा है, ऑक्सीजन 3 × 2 6, यहाँ पे 2 2 और 1 5। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 लिख दो, तो ऑक्सीजन बैलेंस 2 + 2 + 2 ऑक्सीजन 6 और 3 × 2 ऑक्सीजन इज 6। परमानेंट कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, अभी नाइट्रोजन को रहने दो। यहाँ पे लेड बिगड़ गया तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 लिख करके लेड को बराबर करो, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो लेड 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 × 2 6 × 2 12 हो गई ना, ऑक्सीजन बिगड़ गई, कोई बात नहीं। नाइट्रोजन 2 × 2 4 हो गया, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे 4 लिख करके बैलेंस करो, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। 2 + 4 × 2 8 + 2 10 + 2 ऑक्सीजन 12 हो गया, यहाँ भी 12 है। नाइट्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी 4 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12, वहाँ पे 12, लेड यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस भी हो गया। पहला रिएक्शन
लेड नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा रिएक्शन फेरस सल्फेट FeSO4, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन कलर का सॉलिड है, उसको आप हीट करते हो, Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का रेजिड्यू बचता है और दो गैसेस निकलती हैं SO2 प्लस SO3। हाँ, इनकी स्मेल है सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सफोकेटिंग स्मेल किसका सफोकेटिंग स्मेल है? बर्निंग सल्फर का। फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन रेजिड्यू। क्या है वो रेजिड्यू? फेरिक ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लिख दो। एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट किया, क्विक लाइन CaO प्लस CO2, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है फिर इसमें ऐसा? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। हाँ, सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है, ये इसकी यूटिलिटी है। दैट्स इट। ये 3 रिएक्शन याद रखोगे थर्मल मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए। 2 और तरह का डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस, कल पढ़ेंगे इसी पेज पर, इसी से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आप तब तक पूरा केमिकल रिएक्शन पढ़ डालो NCERT से, है ना। NCERT में दिखाना ही भूल गया, कहाँ गई? NCERT कहाँ गई? ये रही, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसमें हमने कितना रिवाइज कर लिया? पेज 1, पेज 2, पेज 3, कहाँ गया? ये सब चल रहा है ना, ये सब चल रहा है। इतना कर लिया बॉस। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 तक कर भी दिया अपन ने, कल बाकी भी सारा कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद करेंगे वो केमिकल रिएक्शंस वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पढ़ लो यार, इसको अच्छे से पढ़ लो और स्ट्रॉन्ग बना लो इस चैप्टर को अपना, बिल्कुल स्ट्रेंथ बना लो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आसान। देखो अब MCQ है तो MCQ तो कहीं से भी आ सकता है, आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तो शॉर्टकट मत मारना, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। चलो सी यू, कल देखते हैं।